स्टूडेंट, वेलकम टू विन टॉप क्लासेस। और आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का पाठ पहला, गति के नियम। उसके पहला एक वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। ये दूसरा वीडियो है। उसके पहले वाले वीडियो मैंने 3 टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ, उसको जाके आप देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बचा हुआ जो भी टॉपिक है पूरे पाठ में, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर आया, देखो विस्थापन हमने देखा था लास्ट टाइम, पिछले वाले वीडियो में सदिश राशि अदिश राशि क्या होती है वो देखा हुआ, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा पहले। अब देखो, अब देखना हमको चाल, ठीक है। चाल चाल मतलब क्या कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ठीक है ना। एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हो, आपके पास दो स्थान है, स्थान ए और स्थान बी। तो उसमें आपको कितना समय लगा वो आपका क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना आपको समय लग रहा है वो आपकी हो जाएगी चाल, ठीक है। आपकी चाल कितनी है, ठीक है। तो वही बात हो गई, किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को, एक प्रति इकाई समय में तय की दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाएगा, उसकी चाल कहा जाएगा। कि वह व्यक्ति कितनी दूरी कितने समय में तय करता है, कितनी दूरी कितने समय में तय करता है, उसे क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा, ठीक है। तो किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को इस पिंड की चाल कहते हैं। चाल बराबर कुल तय की गई दूरी, देखो यहाँ पर लिखा है कुल तय की गई दूरी बटे लगने वाला समय। चाल का फॉर्मूला सूत्र क्या हो जाएगा, कुल तय की गई दूरी बटे लगने वाला समय। अब एसआई में चाल की जो इकाई है वो मीटर पर सेकंड है। दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में। सेकंड को किसमें नापते हैं, सेकंड में, ठीक है। इसलिए मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर बटे सेकंड हो गया, ठीक है। और सीजीएस प्रणाली में चाल की जो इकाई है वह सेंटीमीटर बटे क्या हो जाएगा, सेकंड। इसके पहले मैंने बताया कि सीजीएस और एसआई में क्या अंतर है। एसआई जो है वो बड़ी इकाई है और सीजीएस जो है वह भौतिक राशि को नापने की छोटी इकाई है, ठीक है। तो मीटर से छोटी इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और सेकंड से छोटा तो होता ही नहीं है। तो इसलिए सेंटीमीटर बटे सेकंड ये क्या हो जाएगा, सीजीएस प्रणाली में हो जाएगा। चाल यह अदिश राशि है। तो दो प्रकार की राशि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि दो प्रकार की राशि होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश। सदिश मतलब जिसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। जिसके अंदर केवल परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी उसे क्या कहा जाएगा, अदिश राशि कहा जाएगा। चाल का मापन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। चाल का मापन सबसे पहले गैलीलियो ने किया था, वो दूरबीन बनाया था इन्होंने। गैलीलियो जी ने क्या बनाया था, दूरबीन बनाया था, पहला दूरबीन बनाया था अंतरिक्ष में देखने के लिए, ठीक है। तो हवा में ध्वनि की चाल 343.2 मीटर बटे सेकेंड है, और हवा में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 3 गुणे 10 की घाते 8 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हवा में प्रकाश की जो चाल है वह 3 लाख मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 3 लाख मीटर दूरी तय करता है। और हवा में ध्वनि की जो चाल है, ठीक है, वो 343.2 मीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी की सूर्य के परिभ्रमण करने की चाल, जो पृथ्वी है वो सूर्य के परिध जो परिभ्रमण करता है उसकी चाल जो है वह 29,770 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का एक सेकेंड में पृथ्वी जो है वो सूर्य का 29,770 मीटर दूरी तय करता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा चाल हो गया। तो चाल आपको समझ में आ गया कि इकाई समय में तय की गई दूरी, आप इकाई समय में कितना दूरी तय करते हो, ठीक है। आपको निश्चित समय में दूरी तय करनी है, उसे क्या कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। तो चाल का सूत्र क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। चाल का एसआई में इकाई क्या है, मीटर बटे सेकंड, और सीजीएस में क्या है, सेकंड बटे सेंटीमीटर बटे सेकंड है, ठीक है। ये सारी चीज हमने देख ली है। अब हम लोग देख लेते आगे। चलो, अब अगला चीज आता है वेग। क्या था बच्चों, वेग। अब जो चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर है। चाल जो है ना, चाल जो है वो किसी भी दिशा में आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें दिशा निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर दिशा होती है क्या, नहीं, उसके अंदर केवल परिमाण होता है। लेकिन वेग में क्या होता है, दिशा होती है, कि आप जो भी दूरी तय करोगे वो एक निश्चित दिशा में करोगे, ठीक है। इसके अंदर दिशा का बोध होता है, चाल में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। यही अंतर है चाल और वेग में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि चाल और वेग में अंतर क्या है। तो चाल और वेग में ये अंतर है कि चाल में केवल परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है कि किस दिशा में आप दूरी तय कर रहे हो। लेकिन जो वेग है उसके अंदर आपको दिशा का ज्ञान होता है कि किस दिशा में आप तय कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो वेग किसी पिंड द्वारा प्रति इकाई समय में विशिष्ट दिशा, देखो यहाँ पर लिखा विशिष्ट दिशा,
दिख रहा है आपको, ए विशिष्ट दिशा। विशिष्ट दिशा में तय की गई दूरी को उस पिंड का वेग कहते हैं। इकाई समय में विशिष्ट दिशा में तय की गई दूरी को पिंड का वेग कहते हैं। चाल और वेग का जो परिभाषा है वो दोनों सेम है, सिर्फ फर्क क्या है विशिष्ट दिशा का। उसके अंदर कोई दिशा निश्चित नहीं की गई चाल में, और वेग में दिशा निश्चित है। तो वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटे समय, वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। और चाल का क्या था, दूरी बटे समय, ठीक है, वो दूरी से संबंधित है। चाल जो है वो दूरी से संबंधित है, और वेग जो है वो विस्थापन से संबंधित है, ठीक है। और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दूरी और विस्थापन के बारे में अंतर बताया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा विस्थापन और दूरी क्या होता है। और वेग या सदिश राशि जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। अब एसआई पद्धति में वेग की इकाई मीटर बटे सेकंड और सीजीएस में सेंटीमीटर बटे सेकंड, दोनों का इकाई सेम होता है। वेग और चाल की जो इकाई है वह बराबर है, सीजीएस में या एसआई में दोनों की इकाई बराबर होती है। अब एक समान गति, ठीक है, एक समान गति मतलब आप निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करते हो, आप एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करते हो, उसको क्या कहा जाता है, एक समान गति कहा जाता है। समझ आ रहा है, वह गति जिसमें कोई पिंड अत्यंत सूक्ष्म तथा समय, यहां पर समय 2 बार लिख दिया है गलती से, वह गति जिसमें कोई पिंड अत्यंत सूक्ष्म समय में समान दूरी तय करता है, ठीक है, मतलब वह गति जो बहुत कम समय में समान दूरी तय करता है, अर्थात समान समय में समान दूरी तय करता है, वह गति जिसमें कोई पिंड समान समय में समान गति तय करता है उसे क्या कहा जाएगा, एक समान गति कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में एक समान चाल से घूमने वाले पंखे की पत्तियों की घूर्णन, आपके घर में पंखे होंगे तो वो घर में जो पंखे की पत्तियां हैं वो एक समान गति से घूमते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पहला पंखा जो थोड़ा स्पीड में घूम रहा है फिर दूसरा वाला पंखा उससे कम स्पीड में घूम रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। सभी पंखों की जो पत्तियां होती है उनके घूर्णन जो काल होता है वह एक समान होता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, एक समान गति कहा जाएगा। किसी पिंड की गति जो समान समय में समान दूरी तय करता है उसे एक समान गति कहा जाता है। ये हो गया एक समान गति के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग देख लेते हैं असमान गति। असमान गति मतलब, असमान गति मतलब जो पिंड समान समय में असमान दूरी तय करेगा। आपके पास समान समय रहेगा, समय आपके पास निश्चित है, लेकिन उस समय में आप असमान दूरी तय करोगे, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, असमान दूरी कहा जाएगा। आप ये अपनी किताब में भी देख सकते हो, आपकी किताब में एकदम अच्छे से लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा। अब त्वरण, त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन, इंग्लिश में इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण मतलब क्या, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब जैसे आप एक स्कूटर पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, और बाइक पे आप जा रहे हो तो ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी वेग में क्या होता है, जैसे कोई रास्ते में आ गया, कोई लड़का या कोई व्यक्ति रास्ते में आ गया तो आप क्या लगाते हो, ब्रेक लगा देते हो। ब्रेक लगाने से क्या होता है, आपके गाड़ी का जो चाल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर जैसे ही आपको खाली रास्ता मिलता है आप फिर चलाते हो, तो ये क्या हो गया, वेग में क्या कर रहे हो आप, परिवर्तन कर रहे हो ना, आप वेग में परिवर्तन कर रहे हो। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति आता है तो आपकी गाड़ी का वेग कम हो जाता है, लेकिन आपको जैसे ही खाली खाली रास्ता मिलता है तो आपकी गाड़ी का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ये जो वेग में आपने परिवर्तन किया ना, इसको क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जैसे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यहां पर अंतिम वेग को u द्वारा दर्शाया जाएगा और प्रारंभिक वेग को v द्वारा दर्शाएगा, ठीक है, अंतिम वेग को v द्वारा दर्शाया जाएगा और प्रारंभिक वेग को u द्वारा, अंग्रेजी के u द्वारा प्रारंभिक वेग को दर्शाया जाएगा और अंतिम वेग को v द्वारा। तो यहां सूत्र को क्या हो जाए त्वरण का, u माइनस वी बटे टी, u माइनस वी बटे टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, यहां पर सूत्र बन जाएगा। त्वरण यह सदिश राशि है, सदिश राशि आपको समझ में आता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसके अंदर। अब एसआई में त्वरण की इकाई मीटर बटे सेकंड है, एसआई में त्वरण की जो इकाई है वह क्या है, मीटर बटे सेकंड है, और सीजीएस में उसकी इकाई क्या, सेंटीमीटर बटे सेकंड है, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है, और सीजीएस में मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण मतलब क्या होता है देख लीजिए। यदि समान समय अवधि में
किसी पिंड के वेग में समान परिवर्तन हो, ठीक है, समान समयावधि में कोई पिंड है उसके वेग में समान परिवर्तन होगा, ठीक है, अगर वेग का जो परिवर्तन है वो समान होगा, एक समान से आप वेग में परिवर्तन कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा, एक समान त्वरण कहा जाएगा। समान समयावधि में किसी पिंड के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसे पिंड का एक समान त्वरण कहते हैं। जो वेग परिवर्तन है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, इतना याद रखिएगा, जो वेग में परिवर्तन है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, समान समय में वेग में जो परिवर्तन है वो समान रहेगा, उसे एक समान त्वरण कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग। अब असमान त्वरण, असमान त्वरण में क्या रहेगा, समान समयावधि में पिंड का जो वेग है वह समान परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, नाम में लिखा है असमान त्वरण। असमान त्वरण मतलब समान समयावधि में जो पिंड में वेग परिवर्तन हो रहा है वह समान रहेगा क्या, नहीं, तो उसे क्या कहा जाएगा, असमान त्वरण कहा जाएगा। धनात्मक त्वरण, अब अगर आप धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो, अब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का वेग क्या कर रहे हो, निरंतर बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है मतलब धनात्मक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, धनात्मक त्वरण कहा जाएगा। जैसे आप जब कोई फिसल पट्टी होता है, जब आप गार्डन में खेलने के लिए जाते हो तो फिसल पट्टी होता है ना, उसमें से आप क्या करते हो, ऊपर से आते हो, जो ऊपर से आप फिसलते हो तो आपका जो त्वरण होता है, वेग जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, धनात्मक त्वरण कहा जाएगा। ऋणात्मक त्वरण मतलब वेग में क्या होना, कमी आना, जो आपका वेग परिवर्तन है वो वेग में क्या होना, कमी होना, जब वेग में परिवर्तन की दर कम हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक त्वरण कहा जाएगा। शून्य त्वरण, जब वेग हो, वेग में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, मतलब कोई पिंड क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा, एक ही जगह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, शून्य त्वरण, मतलब वह पिंड जो है वो एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर जाएगा ही नहीं, वहीं पर क्या रहेगा, रुका रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, शून्य त्वरण कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पिंड का वेग एक समान होने पर, मतलब पिंड का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, उसको शून्य त्वरण कहा जाएगा। अब अगला टॉपिक है गति संबंधित समीकरण। पिंड की गति एक रेखीय त्वरण ए एक समान होने पर हमारे पास तीन गति संबंधित समीकरण है। पहला है वेग समय संबंध, दूसरा है विस्थापन समय संबंध और तीसरा है वेग विस्थापन वेग संबंध, ठीक है। यहाँ पर v का मतलब होता है अंतिम वेग, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, a मतलब होता है त्वरण, t मतलब होता है समय, यहाँ पर s मतलब होता है विस्थापन जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, t मतलब समय, a मतलब त्वरण, t मतलब समय। यहाँ पर v मतलब हो जाएगा क्या, अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, a मतलब त्वरण और s मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन। तो ये तीनों समीकरण हल करने के इसका जो बहुत मतलब इसको सॉल्व किया जाता है, ये समीकरण कैसे आता है, तो मैंने तो इस वीडियो में आपको ये समीकरण किस तरह बना है ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसको आपको गणित के जैसा क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि गति संबंधित तीन समीकरण है, ये तीनों समीकरण को आपको याद रहना चाहिए, और इन तीनों समीकरण के ऊपर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई आपको अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दिया गया है और त्वरण दिया है, बताइए समय कितना रहेगा, तो समय निकाल सकते हो। आपको समय और त्वरण दिया, प्रारंभिक वेग दिया है, तो बताइए अंतिम वेग कितना रहेगा। तो इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, तो आप इन तीनों गति संबंधित तीनों समीकरणों को सिर्फ याद रखिए क्या होता है, इनको कैसे, ये कैसे आते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो एक समान वृत्तीय गति, देखो वृत्तीय गति मतलब जो गति हो रही है ना, जो गति हो रही है वो वृत्ताकार मार्ग में होगा, ठीक है, जो गति हो रही हो वो किसके मार्ग में होगा, वृत्ताकार मार्ग में। जो पिंड है वो समान समय में समान दूरी तय करेगा, लेकिन मार्ग कैसा रहेगा उसका, वृत्ताकार रहेगा। वृत्ताकार समझ में आ रहा है ना बच्चों, कि कोई पिंड है वह समान समय में समान दूरी तय करेगा, लेकिन मार्ग किस तरह का रहेगा, वृत्ताकार रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा, एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। अब देख लेते परिभाषा क्या लिखा है यहाँ पर, यदि कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ, यहाँ पाठ की जगह पथ आएगा, यहाँ पाठ की जगह पथ आएगा, पर एक समान वेग से गतिशील हो तो उस पिंड की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगर कोई पिंड है वो वृत्तीय पथ पर, कौन से पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक समान गति से समान समय में क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वृत्तीय गति कहते हैं। इस स्थिति में वेग जो रहेगा, वेग जो रहेगा वो 2 पाई r बटे टी, क्योंकि जो आपकी पथ है वो क्या वृत्ताकार है, और वृत्त में जो
जो वृत्तीय पथ है उसको परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि। और परिधि को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? 2πr। तो 2πr बटे समय, मतलब आपने कितनी परिधि कितने समय में तय की, उसे क्या कहा जाएगा? एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। जिसमें यहाँ पर r मतलब होता है वृत्त की त्रिज्या और t मतलब होता है क्या? एक परिक्रमण में पिंड द्वारा लिया गया समय। अब एक समान वृत्तीय गति की कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य के परिध पृथ्वी की गति। अब सूर्य के परिध पृथ्वी किस गति में घूमता है? गोल गोल घूमता है, वृत्ताकार पथ है। पृथ्वी के परिध चंद्रमा की गति, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। कौन से पथ में घूमता, चक्कर लगाता है? वृत्ताकार पथ में। परमाणु के नाभिक के परिध इलेक्ट्रॉनों की गति। आपने देखा हो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उस परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो जो चक्कर लगाता है उसकी पथ क्या होता है? वह वृत्तीय पथ होता है। बिजली के पंखे की पत्तियों की गति। बिजली का पंखा होता है वो कौन सी गति में घूमता है? वो मतलब वृत्ताकार पथ में घूमता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब पहला नियम, अब न्यूटन गति संबंधित पहला नियम मैं बिना पढ़े भी आपको बता सकता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कोई पिंड है, आपके पास कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु रखी है, वो कब तक एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगी? जब तक आप उसका कोई बल नहीं लगाओगे। ठीक है, जब तक आप उसको छुओगे नहीं। अगर कोई पिंड जा रही है, मतलब आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल कब तक नहीं रुकेगा? जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओगे। जब तक आप ब्रेक नहीं लगाओ तब तक आपकी साइकिल रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। मतलब अगर कोई पिंड विरामावस्था, विरामावस्था मतलब स्थिर रुका हुआ, अगर कोई पिंड विरामावस्था में, तो वो विरामावस्था में कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई पिंड गतिशील अवस्था में, तो कब तक गतिशील रहेगा? जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही न्यूटन गति संबंधित पहला नियम है। अगर कोई पिंड गतिशील है या अगर कोई पिंड विरामावस्था में, तो उसी अवस्था में कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। समझ में आ गया बच्चों पहला नियम न्यूटन का। अब न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, चल। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पिंड पर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मैं आगे बताने वाला हूं जड़त्व क्या होता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब मैं जड़त्व के नियम के बारे में बता देता हूं, जड़त्व क्या होता है। ठीक है, नियम तीन प्रकार से है। एक विरामावस्था का जड़त्व है, एक गति का जड़त्व है और एक दिशा का जड़त्व है। ठीक है, अगर कोई पिंड विरामावस्था में अथवा गतिशील अवस्था में, तो अगर हम लोग उसकी अवस्था परिवर्तन करते हैं, उसकी अवस्था परिवर्तन करते हैं, तो उससे क्या कहा जाएगा? जड़त्व उत्पन्न कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई पिंड विरामावस्था में है और कोई पिंड गतिशील अवस्था में, अगर हम लोग उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन लाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा? प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा? जड़त्व कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको जड़त्व समझ में आ गया होगा। अब संवेग। अब संवेग मतलब क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का जब आप गुणनफल करोगे उसे क्या कहा जाएगा? संवेग कहा जाएगा। मान लेते हैं आपके पास दो वस्तु है, ठीक है, वस्तु ए और वस्तु बी। तो वस्तु ए जो है वो रुकी हुई है और वस्तु बी जो है वो गतिशील है। तो वस्तु ए रुकी हुई है, तो वस्तु बी जो है वह आएगा और वस्तु ए को क्या करेगा? टक्कर मार देगा। जब टक्कर मार देगा, जो वस्तु बी का वेग रहेगा वो वेग किसको मिल जाएगा? वस्तु ए को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो वस्तु ए है वह भी क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? वस्तु बी ने अपना वेग किसको दे दिया? वस्तु ए को दे दिया, जिसकी वजह से वो भी क्या हो गया? आगे बढ़ गया। इसको क्या कहा जाएगा? संवेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संवेग कहा जाएगा। कभी कभी क्या होता है? दो तरह संवेग होगा, या तो वस्तु ए जो है वो बी जब टक्कर लगाएगा तो बी रुक जाएगा और जो वस्तु ए है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु बी ने टक्कर लगाया लेकिन वस्तु ए और बी दोनों साथ में चलने लग गए। ठीक है, इस तरह से भी संवेग होता है। मान लीजिए आप रोड पर क्या हो? खड़े हो, एक रास्ते पे खड़े हो, एक साइकिल आ रही है और एक ट्रक आ रही है। मान लीजिए साइकिल ने आपको ठोक दिया, मतलब साइकिल से आपको धक्का लग गया। जब धक्का लगेगा आपको इतना चोट नहीं लगेगा, ठीक है, चोट लगेगा, लेकिन अगर आपको कोई ट्रक आ रही है और ट्रक ने आपको धक्का मारा, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? चोट ज्यादा लगेगा। किसकी तुलना में? साइकिल की तुलना में, क्योंकि साइकिल का जो द्रव्यमान है वह ट्रक के द्रव्यमान से क्या है? कम है।
ठीक है, आप जितना द्रव्यमान बढ़ाओगे संवेग क्या होगा उतना बढ़ेगा, संवेग क्या होगा उतना बढ़ेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, अगर आपको संवेग बढ़ाना है तो आपको पिंड का या वस्तु का क्या बनाना पड़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाना पड़ेगा। आप द्रव्यमान जितना बढ़ाओगे संवेग क्या होगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में बंदूक की गोली है, ठीक है, और उस बंदूक की गोली से आप क्या करते हो, किसी एक लकड़ी पर प्रहार करते हो, एक लकड़ी पर मारते हो, तो लकड़ी पर वो ज्यादा असर करेगा क्या, नहीं करेगा, ज्यादा मतलब छेद नहीं होगा, कुछ होगा नहीं लकड़ी को। लेकिन अगर उसी गोली को बंदूक से मैं मारूं तो लकड़ी में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो इससे समझ में आ गया, अगर मैं पिंड का वेग कम करता हूं तो मेरा संवेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर पिंड का वेग मैं बढ़ा देता हूं तो संवेग मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह संवेग जो है वो पिंड के द्रव्यमान और पिंड के वेग पर क्या होता है, निर्भर होता है। संवेग सदिश राशि, सदिश राशि मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी उसके अंदर रहेगा। संवेग की इकाई किलोग्राम और मीटर है, किसमें, एसआई में, और सीजीएस में किलोग्राम से छोटा होता है ग्राम, देख लीजिए ग्राम, और सेंटीमीटर बटे सेकंड। ठीक है, इस तरह से होता है। न्यूटन की गति संबंधित दूसरा नियम, न्यूटन की गति संबंधित दूसरा नियम देख लेते हैं। अब न्यूटन गति संबंधी दूसरे नियम में संवेग जो है ना, ऊपर हमने पढ़ा, उसका नियम लागू होता है। किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, मैंने संवेग बताया ना ऊपर, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल की समानुपाती होता है। आप जितना बल लगाओगे संवेग कितना होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आप जितना बल लगाओगे संवेग क्या होगा उतना बढ़ेगा। क्या बोला यहाँ पर, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, आप किसी पिंड का संवेग बदली करना चाहते हो, ठीक है, उसका वेग बदली करना चाहते हो, संवेग बदली करना चाहते हो, तो वो क्या रहेगा, बल के समानुपाती रहेगा। बल अगर कम है तो संवेग क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर बल ज्यादा है तो संवेग क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही रहेगी, जिस दिशा में पिंड जा रहा है उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, संबंधित तीसरा नियम, बच्चों ये न्यूटन गति संबंधित तीसरा नियम है। ठीक है, पहला और दूसरा नियम आपको समझ में आया। पहला नियम जो था वह था किससे, जड़त्व के, जड़त्व के नियम पे संबंधित है। दूसरा नियम तो था जो वो संवेग पर आधारित था। ठीक है, और जो अगर पिंड का संवेग बदली करना है तो बल के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। अगर आप बल कम करोगे या ज्यादा करोगे तो संवेग बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, और जो बल की दिशा रहेगी वह पिंड की दिशा में ही होगा। ये हमने गति संबंधित दूसरे नियम में देखा। अब हम देखने वाले न्यूटन की गति संबंधित तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया, अच्छा तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब आप जितनी क्रिया करोगे उतना ही क्या मिलेगा, आपको प्रतिक्रिया मिलेगा। ठीक है, अब जो प्रतिक्रिया है वह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मान लीजिए आप किसी दीवार में क्या कर रहे हो, धक्का मार रहे हो, तो दीवार तो सरकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बल लगा रहे हो, लेकिन विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, शून्य प्रतिक्रिया। यहाँ पर प्रतिक्रिया हुई क्या, नहीं, आप क्रिया कर रहे हो लेकिन प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, चलो, प्रतिक्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल अस्तित्व होता है। आप जितनी प्रतिक्रिया करोगे, जितने बल से प्रतिक्रिया करोगे, क्रिया करोगे, उतने ही बल से क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा। जितना आप क्रिया करोगे, जितना क्रिया करने में आप बल लगाओगे उतना ही बल लगेगा प्रतिक्रिया होते समय। मतलब क्रिया का बल और प्रतिक्रिया का बल दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा, इतना याद रखिएगा। और उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जब दोनों बल लगाएंगे, एक लगाएगा राइट साइड से, दूसरा लगाएगा लेफ्ट साइड से, तो दोनों का जो बल की दिशा है वो क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। ठीक है, तो क्रिया के लिए समान परिमाण वाले उसी समय प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिक्रिया का बल का क्या रहेगा, अस्तित्व रहेगा। मतलब क्रिया में जितना आप बल लगा रहे हो, प्रतिक्रिया में जितना बल लगाओ, दोनों बल क्या रहेगा, समान परिमाण में रहेगा। अथवा या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हम लोग, प्रतिक्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब जितनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बल, अब समझ लेते हैं, ऊपर हमने पढ़ा क्रिया प्रतिक्रिया और बल, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं बल क्या होता है। ठीक है, बल वह भौतिक राशि है, बल वह कारक है, या तो आप ऐसा बोल सकते हो, बल वह भौतिक राशि है जो किसी रुकी हुई और थमी हुई वस्तु को परिवर्तन ला देता है। बल क्या होता है, बल आप लगाते हो, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर आप बल लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, वेग आ जाता है, वह खसक जाता है, एक जगह दूसरी जगह चला जाता है। और ये थमी वस्तु, अगर कोई वस्तु जा रही है, अगर आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल को रोकना तो आप क्या लगाते हो, बल लगाते हो,
ब्रेक लगाते हो, तो वही हो गया। अगर कोई वस्तु रुकी है या कोई वस्तु थमी है, अगर उसके वेग में परिवर्तन लाना है, उसकी दिशा बदली करना है, उसका आयतन बदली करना है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? बल लगाना पड़ेगा। अगर उसकी दिशा बदली करनी है, उसका आयतन बदली करना है, उसका वेग बदली करना है, उसका आकार बदली करना है किसी भी पिंड में, तो हमको क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। एसआई में बल की इकाई न्यूटन है और सीजीएस में बल की इकाई क्या है? डाइन है। ठीक है, एसआई में बल की इकाई न्यूटन में नापा जाता है और सीजीएस में डाइन में नापा जाता है। न्यूटन से छोटी इकाई होती है डाइन, इसकी पहली कक्षा में आपने देखा होगा। बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m द्वारा दर्शाया जाता है, त्वरण को a द्वारा दर्शाया जाता है और बल को f द्वारा दर्शाया जाता है। तो f बराबर m a मतलब त्वरण और m मतलब द्रव्यमान, तो बल बराबर हो जाएगा, बल को बोलते हैं f, फोर्स। F बराबर m गुणे a। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया क्या? अब चलो अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, संवेग की अविनाशिता का नियम। संवेग की अविनाशिता का नियम मतलब क्या होता है? अगर कोई पिंड आ रहा है, दूसरे पिंड को टक्कर दे रहा है, तो वहां पर संवेग कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक पिंड का क्या होगा, संवेग खत्म हो जाएगा। मतलब प्रारंभिक पिंड का जो संवेग रहेगा और अंतिम वेग का जो संवेग रहेगा, वो क्या रहेगा? दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस संवेग अविनाशिता का नियम, अविनाशिता मतलब कभी खत्म ना होना। दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो तो उनका कुल संवेग स्थिर रहता है। ठीक है, अगर दो पिंड है, वो अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, किसी बल से कोई बल लगा रहे हैं, तो वह कोई बल बाह्य बल क्रियाशील न हो तो उनका कुल संवेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अगर कोई भी बल नहीं लगा है तो उनका बल क्या रहेगा? उनका संवेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, वह बदलता नहीं है। फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूं। दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया होते समय, दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल क्रियाशील न हो तो उनका कुल समय क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर दो पिंड अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, आपस में कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं और कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया है, तो उनका संवेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, बदलता नहीं है। मान लीजिए आपके पास दो पिंड है, पिंड ए और पिंड बी। ठीक है, पिंड ए का प्रारंभिक वेग जो है u1 है और बी का प्रारंभिक वेग क्या है? u2 है। ये टक्कर होने से पहले, जब दोनों पिंड का टक्कर नहीं हुआ था, तब संवेग कब निर्माण होता है बच्चों? जब दो पिंड का टक्कर होगा तभी संवेग का निर्माण होगा। ठीक है, टक्कर के पहले उनका जो वेग होता है उसको वेग कहा जाता है। टक्कर जब होता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है? संवेग का निर्माण होता है। टक्कर से पहले तो u1 u2। अब यहाँ पर टक्कर हो गई, टक्कर हो गया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया होगा। जितना ये बल लगाएगा उतना ही यहाँ से बल लगेगा और बल की दिशा जो होगी वो विपरीत होगी। तो इसका बल जो होगा इस तरफ होगा, इसका बल जो होगा इस तरफ होगा। ठीक है बच्चों, देखो F1 F2, F मतलब फोर्स, बल, इसका बल देखो इस तरफ दिखाई दे रहा है, इसका बल इस तरफ रहेगा, मतलब दोनों का बल क्या रहेगा? विपरीत तरफ रहेगा, न्यूटन गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है, अभी टक्कर होने के बाद अब इस पिंड का जो वेग है वह पिंड बी को मिल गया, तो दोनों पिंड क्या हो गए? किसी निश्चित वेग से क्या हो गए? आगे बढ़ने लग गए। इसलिए इनका अंतिम वेग जो हो जाएगा v1 हो जाएगा और पिंड बी का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v2 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये u1 जो है प्रारंभिक वेग है और v1 जो है अंतिम वेग है किसका? पिंड ए का। पिंड बी का प्रारंभिक वेग u2 है और पिंड बी का अंतिम वेग u2 है, v2 है। ठीक है, अब क्या देखेंगे? त्वरण देखेंगे। ठीक है, त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पर वेग में परिवर्तन हुआ ना, अंतिम टक्कर होने बाद वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन, गोले ए का त्वरण ए बराबर v1 माइनस u1 बटे t, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ये त्वरण का क्या है? सूत्र है। अब गोले बी का क्या रहेगा? v2 माइनस u2 बटे t। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का जो बल रहेगा वो दोनों बल क्या है? बराबर है। न्यूटन गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है। बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो F1 और F2 क्या रहेगा? बराबर रहेगा न्यूटन गति संबंधी तीसरे नियम के अनुसार। तो यहाँ पर जो बल रहेगा m1 a1,
ठीक है, इसके द्रव्यमान को m मान लिया, त्वरण को a मान लिया, m1 a1, और यहाँ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों का जो बल है वह विपरीत दिशा में, तो एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक रहेगा, ठीक है, तो माइनस m2 a2, ठीक है। अब यहाँ पर a1 का मान जो है v1 माइनस u1 बटे t, तो यहाँ पर रख देंगे v1 माइनस u1 बटे t, और माइनस m2 a2 का मान जो है v2 माइनस u2 बटे t, v2 माइनस u2 बटे t, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब अंदर क्या देखो t दोनों का जो है समान है, तो t क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो m1 का अंदर गुणा करो, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m2 v2, क्या किया, अंदर गुणा किया है। अब हमको क्या करना है, v वालों को एक तरफ ले लो और u वालों को एक तरफ ले लो, ठीक है, m1 v1 m2 v2, दिखा ये अंतिम वेग वाला हो गया। अब m1 u1 m2 u2, ये क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो इससे आपको समझ में आ गया बच्चों कि जो किसी पिंड का संवेग जो होता है वह कभी बदलता नहीं है, अंतिम वेग माइनस क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, क्या है बच्चों, अंतिम वेग माइनस क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है। तो इससे समझ में आता है दोनों गोलों के टक्कर के बाद संवेगों का योगफल, ये संवेग का क्या है, योगफल है ना, ये अंतिम संवेग है, संवेग का योगफल उनके टक्कर के पूर्व संयोग के योगफल की क्या होता है, बराबर रहता है, और यह हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, एकदम अच्छे समझिएगा, किताब लेके बैठना। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, किताब लेंगे, किताब में पढ़ के पेंसिल से अंडरलाइन कर करके करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें किताब में दी गई उनको भी एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये क्या कंसेप्ट था कि आपको अगर ये सारी चीजें समझ में आती है तो आपको किताब का पूरा चीज समझ में आ जाएगा। तो आप किताब एकदम अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, जो नहीं आ रहा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर कर लेना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी